औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। मोदी के काशी दौरे पर सवाल हो गया। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। जिन्ना के बाद औरंगजेब आ गया। अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से ये औरंगजेब की आत्मा बोल रही है। उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। यूपी पर चुनावी बवाल बढ़ गया। अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। सियासी पारा आसमान चढ़ गया। जनता इनको हटाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव औरंगजेबी। यूपी चुनाव में जिन्नावादी सियासत के बाद अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे पर बिना किसी का नाम लिए हिंदू विरोधियों पर हमला किया और औरंगजेब बताया। इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर टिप्पणी की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया की सोच को औरंगजेबी बता दिया है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा ये रिपोर्ट देखिए। अविनाशी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान बनारसिया कुछ इस अंदाज में लॉन्च कर दिया कि सियासी जुमलों की घंटियां बजनी शुरू हो गई। जिन्ना के बाद पीएम के संबोधन में औरंगजेब की एंट्री हुई, लेकिन अखिलेश यादव के पीएम पर टिप्पणी पर बीजेपी आक्रामक है। देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। बीजेपी प्रधानमंत्री के खिलाफ अखिलेश की टिप्पणी पर माफी की मांग कर रही है। कई केंद्रीय मंत्री मैदान में कूद पड़े। कहा अखिलेश यादव को हर हाल में माफी मांगनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। मैं तो कहा कि वो भाग्यशाली है जो गंगा में डुबकी लगाए और महादेव का जलाभिषेक करे। वो भाग्यशाली है। वो क्या जाने इस व्यथा को, इस बात को। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले, मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी। इस तरह का बयान देना कि 2 महीने रह लें और अंत में यही आना, ये शब्द बहुत शर्मनाक है। और मुझे लग रहा है कि इसको अखिलेश में यदि जरा सी इंसानियत है तो इस शब्द पर माफी मांगना चाहिए। पीएम के खिलाफ आखिरी समय पर काशी आने वाले बयान पर अखिलेश यादव को विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष ने अखिलेश यादव के बयान पर मोर्चा संभाला और बीजेपी को तोड़ने मरोड़ने वाली पार्टी कह दिया। पॉलिटिकल टर्म खत्म हो रहा है किसी का, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और यही मुद्दा लाने की कि मंदिर मस्जिद हो या जो भी वो बार बार करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, तो ये उसी जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की कृपा भी नहीं होने वाली है इनकी सरकार पर। यही बात उसी परिप्रेक्ष्य में सपा के अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि ये सरकार की अंतिम समय चल रही है, विदाई का समय है, तो इसीलिए उन्होंने ये तंज कसा है। दरअसल जिन्ना और औरंगजेब से भी पहले समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर जंग छिड़ चुकी थी। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने लाल टोपी पर कैसे वार किया था और फिर जवाबी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है
आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्द ही तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना, यह भी होने वाला। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर हर हलचल पर राजनीति हो रही है। गंगा स्नान पर भी सियासी डुबकी लेने के लिए तमाम पार्टियां मैदान में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ की पूजा से पहले गंगा स्नान किया था, अब उस पर पॉलिटिकल जलाभिषेक देखिए। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। हर हर महादेव। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नावेद सिद्दीकी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता AIMIM के और एमएच खान साहब प्रवक्ता BSP के। मैं आज सिद्दीकी साहब आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। जब वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को वैसे भी अंतिम समय में काशी में रहना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? सोच समझकर बोला, क्या इसका मतलब समझ रहे हैं? जो बोला है उन्होंने, अब उसको अलग अलग रंग आप देने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जो बोला है और जिस तरह से अट्टहास उड़ाते हुए बोला है वो सबको समझ में आ रहा है। नावेद साहब, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, सबसे पहले अंजना जी, मुझे एक चीज की बहुत आपत्ति है, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि सबको चुनाव का वक्त है, सबको बराबर से देखिए। आपका काम है एक अपने जनता की आवाज। हो गया, अब आपका प्रवचन हो गया हो तो सवाल का जवाब दीजिए। प्रवचन, मुझे इस चीज की आपत्ति है कि जो आपने आज सवाल का जवाब दीजिए सर। हाँ, जो टाइटल आपने आज रखा है, ये टाइटल आपको नहीं रखना चाहिए, इस पे मुझे आपत्ति है। ठीक है सर, अगली बार आपसे पूछ के रखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं तो लोग ये कहेंगे, लोग ये कहना शुरू कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए ना, अगली बार नाम भेजेंगे सर आपसे, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम सबके आरोपों से बच जाएंगे। अगली बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव के नाम पर एक चिट्ठी जाएगी हर रोज सुबह कि सर आज शाम में हल्ला बोल का ये नाम रख लें, फिर आप नावेद सिद्दीकी साहब अखिलेश जी से उस पर हस्ताक्षर करा दीजिएगा, फिर हम नाम रख लेंगे। अब प्रवचन खत्म, अब मेरे सवाल का जवाब। सवाल का जवाब मैं आपके जरूर दूंगा, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये मुझे इस पे आपत्ति है, ये नाम नहीं रखना चाहिए। आप किसी एक की इमेज को इस तरह से खराब अपने सोच के जरिए नहीं कर सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपका चैनल कोई नहीं कर रहा है खराब। मुझे घोर आपत्ति। सर, आप अपनी घोर आपत्ति को व्यक्त कर चुके हैं, अब आप बहस पर आएंगे। आप हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दे पर आइए सर। सवाल ये है कि इस तरह की भाषा का चुनावों के वक्त इस्तेमाल करने की जरूरत थी या नहीं थी? मिस्टर सिद्दीकी। देखिए, माफ कीजिएगा अंजना जी, मैं आपके चैनल पे नहीं बैठ सकता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, आपका चैनल बैठने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी तय किया ये आपकी विवेक पर है। अब हम समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कोई और प्रवक्ता आ सकता है जो इन सवालों का जवाब दे, सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। चैनल ने प्रोग्राम का क्या नाम रखा है इस पर घोर आपत्ति उनको है, लेकिन इस बीच
अब चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास, जिसके बाद चर्चा आगे लिए चलेंगे, क्योंकि इस पर तो आपका बयान आया नहीं, लेकिन गंगा डुबकी पर आ गया अभय दुबे जी, गंगा डुबकी पर आ गया। अब प्रियंका वाड्रा गांधी भी गंगा में जब डुबकी लगा रही थी तो वो भी पूरे देश ने देखा था। जब तमाम ऐसे नेता जाते हैं और धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने तरीके से, सबकी तस्वीर आती है, फिर राहुल गांधी के बयान का क्या मतलब निकालें? अंजना जी, मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि मां अन्नपूर्णा के पुत्रों की नृशंस हत्या करके मां गंगा की डुबकी से पाप नहीं धोए जा सकते। प्रधानमंत्री जी, आज ही एसआईटी ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने माना है कि नियोजित षड्यंत्र करके रोंद कर किसानों को मार डाला, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर है और षड्यंत्र की एफआईआर उन पर भी दर्ज है। उनको बर्खास्त कीजिए प्रधानमंत्री जी, तब यह निर्धारित हो पाएगा कि गंगा से जो आपने सौगंध खा के वादा किया था कम से कम वो पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने गंगा की सौगंध खाई थी, अभी आपकी रिपोर्ट आपने लोकसभा में रखी, उसमें बताया कि 178 स्कीम तो आपने इंप्लीमेंट ही नहीं की गंगा को साफ करने की। 19,000 करोड़ रुपए आपने नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी, मैं रीडी हूं कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान काशी विश्वनाथ का भव्य वैभवशाली मंदिर बना, मगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा उन उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों में है। प्रधानमंत्री जी, आपने अभी रिपोर्ट दी और यह बताया कि उत्तर प्रदेश के 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए 7 साल में। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर 74% से लेकर 40% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश की 44% आबादी कुपोषण का शिकार है। यह आपने रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है। प्रधानमंत्री जी, बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि इस महामारी की विभीषिका में 100 लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोग को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, हंगर इंडेक्स ये बताता है जब आप उन श्रमिकों के साथ भोजन करते हैं, मुझे भी अच्छा लगा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, मगर उन देवों के साथ क्यों धोखा हुआ जो कि आपने हिंदुस्तान को 116 राष्ट्रों में 101वें स्थान पर भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, हम बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पिछड़ गए। प्रधानमंत्री जी, और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या धर्म की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राहुल गांधी जी ने वो संकल्प लिया है कि जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म आगे बढ़ेगा, तब साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए वो स्वरूप लेंगे। और आज राहुल गांधी जी ने व्याख्या की। अंतिम बात कहता हूं मैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है, तो इस सनातन सभ्यता में शंकर भगवान के 2 अनन्य उपासक हुए हैं, एक हुआ है राम और एक हुआ है रावण। तो जो रावण है वो हिंदुत्ववादी था और भगवान राम हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, क्योंकि वो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजने का नाम है, वो सदाशयता का नाम है, वो सहिष्णुता का नाम है। और रावण दंभी था, रावण सत्ता का लोभी था, रावण सत्ता का पिपासु था, और वही स्वरूप आपकी सत्ता ने निर्मम इस हिंदुस्तान। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। इसलिए राहुल गांधी अहंकार प्रचार उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए झोंक दिया। जी दुबे जी, जी भाटिया जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। अंजना जी, देखिए, जिन्नावादी पार्टी के प्रवक्ता तो भाग खड़े हुए भगौड़े हैं, लेकिन तब भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास की धारा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दिखाए, दूसरी तरफ जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो धरोहर है, उसको किस तरह से फिर से जीवित किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी में, ये हमने देखा। लेकिन समाजवादी पार्टी के पहले बयानों की मैं चर्चा जरूर करूंगा। कोई ऐसा वक्तव्य जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो कैसे कह सकता है कि आखिरी समय में लोग बनारस ही जाते हैं? एक आदर्श सांसद, आदर्श नागरिक और आदर्श प्रधानमंत्री 30 बार 7 साल में बनारस गए, काशी गए। यही दर्द है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उसके बाद जिन्ना को ले आते हैं। हम लोग आदर्श मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और ये मानते हैं जिन्ना को। ये विकास की बात कर रहे थे। सर, आप औरंगजेब को क्यों लेकर आए? क्या पूर्व मुख्यमंत्री कोई ऐसा बयान दे सकता है? गौरव जी, काम हुआ था तो औरंगजेब को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप हाँ जी, मैं बताता हूं, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी। तीसरी बात, कोविड के समय में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर जिले जाके सुनिश्चित कर रहे थे कि सारी सुविधाएं हों नागरिकों के पास, और ये लोग बीजेपी का टीका बता रहे थे। आप मुझे बताइए, और मैं आपके लिए क्या बता रहा हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस सब पे लागू है। कहीं पूजन कहीं सूजन, कहीं पूजन कहीं सूजन, किसी का मुंह है फूला, जनता झूल रही है विकास का झूला। किसी को मिला प्यार की भात, किसी को मिली है लात, और वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कहीं पूजन कहीं सूजन। अब आपने औरंगजेब की बात करी, मैं बताता हूं विकास के झूले पे काशी औरंगजेब को विश्वनाथ बुलाया। का इतिहास देखिए। मैं बता रहा हूं आपको, विकास के साथ साथ हमारा आत्मसम्मान, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जो है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हिंदू अस्मिता के लिए खड़े होंगे। जब प्रधानमंत्री जी काशी में बोल रहे थे, औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को खंडित किया था, और इसीलिए गर्व से कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि जब जब औरंगजेब आएगा, चाहे वो राहुल गांधी के रूप में आए, चाहे अखिलेश यादव के, जिनकी मानसिकता वही है, मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस, जिन्नावादी, तब शिवाजी महाराज भी होंगे, और शिवाजी महाराज सुनिश्चित करेंगे कि औरंगजेब खत्म हो, उसकी विचारधारा खत्म हो। अब मैं एक बात और बताऊं, देखिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी अध्यक्षा रायबरेली से सांसद हैं। अंजना जी 2 साल से क्यों नहीं गई है अभी तक रायबरेली, ये बात पूछिए। प्रियंका वाड्रा गांधी, राजस्थान के बेरोजगार 30% वहां पे बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रदर्शन करने आते हैं कि यहाँ पे चुनावी मेंढक और चुनावी जो नेता है वो आ रहे हैं। चूंकि आपके नेताओं पर सीधा वार किया है, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास बताएंगे, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। इसके बाद खान साहब आपके पास, पठान साहब आ रहे हैं। जी देखिए, हुआ झूठ का पटाक्षेप तुम और नहीं छल छंद करो। इस नाटक में क्या रखा है ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है। अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। अरे मेरे दोस्त, क्यों औरंगजेब का नाम ले रहे हो मैं बताता हूँ, क्योंकि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी पर पर्दा डालना है, जो एनएसएसओ ने रिपोर्ट जारी की है, उस पर पर्दा डालना चाहते हो आप। गौरव जी जवाब सुनिए। आप देखिए, औरंगजेब का नाम प्रधानमंत्री जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनएसओ की रिपोर्ट ने बताया कि किसानों की आय, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे बरेली की रैली में 2016 में की आय दोगुनी कर दूंगा, उनकी आय 27 रुपए रह गई। गौरव भाटिया जी 74,000 रुपए के औसत कर्ज में हिंदुस्तान के किसानों को डाल दिया। इसलिए औरंगजेब की लड़ाई आप सामने करना चाहते हैं। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए, इतिहास से प्रतिशोध सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी नाकामी है। चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर बैठा है और प्रधानमंत्री जी ने आंखें मूंद ली, इसलिए हिंदुस्तान में फिर से औरंगजेब लाया गया। जहां तक जिन्ना की पार्टी का प्रश्न है, तो आप हैं अलग पाकिस्तान के स्वप्न को साकार करने वाले। फजलुल हक के साथ सरकार किसने बनाई? फजलुल हक के साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के सोनिया गांधी, तो आपकी अंतरात्मा में आज रायबरेली थे, इसलिए राहुल गांधी अमेठी हार गए। ये उत्तर है। उस विश्वविद्यालय में जिसको योगी जी कहते थे, रटी रटाई, ये राहुल गांधी ने जो पर्चा दिया है वही नेतृत्व पड़ेगा। वो आज अरे सवाल क्या है, सुनो पहले। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बिना राजनीति निष्कार है। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते थे कि वो की पूजा का समर्थन करता है। प्लीज देखिए, एक साथ दोनों बोलेंगे, शब्द नहीं समझ में आएंगे। एक दूसरे के नेताओं पर इस तरह से पर्सनल हमले मत कीजिए, प्लीज पर्सनल हमले मत कीजिए। आज के टॉपिक पर आइए। खान साहब आपके पास आते हैं। देखिए इनसे क्यों, खान साहब सवाल है, एक का भी उत्तर। औरंगजेब, जिन्ना, स्नान, अब जो हुआ कल काशी में, उसको तो देखा ना काशी के लोगों ने। उनको तो ये लग रहा है कि उनके सांसद ने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है और वहां पर वो कॉरिडोर बना रहे हैं, और आज वो दावा ठोक रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने यहाँ पर पूरी परिस्थिति को पलटा है। खान साहब नहीं, देखिए, अगर वो इस बात को कहते हैं कि हमने पूरी इस परिस्थिति को पलटा है, तो फिर औरंगजेब का नाम क्यों ले लिया उन्होंने? वो मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव हार चुके हैं, बिल्कुल बुरी तरह से हार चुके हैं। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को यह बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि आप जिस काम के लिए गए थे उस काम को करते
और औरंगजेब और शिवाजी का नाम तो सब लोग लेते हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग लेते हैं, किस संदर्भ में लेते हैं पूजा दुनिया जानती है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, मेरा मतलब यूपी सरकार के खात्मे से था। ये अखिलेश यादव ने अभी टिप्पणी को लेकर अपनी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जो अर्थ था वो पीएम की लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के यहां पर जो शासन है, सरकार है, उसके खात्मे से उनका मतलब था। ठीक है, बात पूरी कीजिए खान साहब। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए कुछ 5 साल में काम जो हुए नहीं। अभी कोरोना काल की बात कर रहे थे लोग, कोरोना काल में क्या हुआ, एक एक घर से 8-8 आदमी मर गए, न दवा मिली, न ऑक्सीजन मिला, न हॉस्पिटल मिला, न एम्बुलेंस मिला, कुछ नहीं मिला, लाखों लोग मर गए। उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। टेनी के ऊपर जो 120B का मुकदमा है उसको नहीं हटाया जा रहा है, और ये साबित हो गया है कि हाँ ये षड्यंत्र था, सुनियोजित षड्यंत्र था किसानों को मारने का। देखिए आज जो रिफाइंड ऑयल है वो 160-170 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 100 के पार पहुंच गया है, पेट्रोल का दाम 100 के पार। महंगाई पे बात नहीं हो रही है, कोई नहीं बात कर रहा है। जब जनता बीच में जब पूछ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं लोग, तो ये लोग दौड़ाए जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। कई जगह कुर्ता फाड़ा गया इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का, एमपी का। तो सवाल इस बात का है कि आप प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि अब इस पर तो काम तो कुछ हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ जी कंधे पर हाथ रख के कहा कि देखो योगी जी तुमने काम कुछ किया नहीं, अब तो हम लोगों को, दोनों लोगों को मिलकर धर्म खेलना है, हिंदू मुसलमान खेलना है, और इसी खेल से हम जीत सकते हैं, बाकी चीज तो तुम जीरो हो जाओगे। अबे जनता समझ चुकी है, ये चाहे औरंगजेब का नाम लाए, चाहे किसी चीज का नाम लाए, इस काम में जो कसर रह जाए वो पठान साहब की पार्टी पूरी कर देती है। ये लूज बॉल फेंकते रहते हैं, बीजेपी वाले सिक्सर मारते रहते हैं, क्यों पठान साहब? वारिस पठान जी एक साथ जवाब लूंगी सर, एक बार वारिस पठान साहब बोले, मैं जवाब लूंगी आपसे। औरंगजेब को डिफेंड करने आइएगा क्या? औरंगजेब को डिफेंड कीजिएगा क्या वारिस साहब? नहीं अंजना जी, मेरी पूरी बात हुई नहीं, आपने मुझे रोक दिया। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए सर। बताना चाहता हूँ खान साहब कि बीजेपी को पता है 2 लाइन में पूरी कर रहे हैं। अच्छा 2 लाइन में पूरी कीजिए सर। योगी जी देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो काम योगी जी कर रहे थे, बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे कर रहे थे, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। उसी तरह से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले रहा है। क्यों? क्योंकि काम नहीं हुआ है। काम हुआ होता महंगाई पे चर्चा कर लेते कि अब हम इतना महंगाई पे हम काम कंट्रोल करेंगे। क्या वहां पर काशी में क्या आज से पूजा अर्चना हो रही है? दुनिया जब से कायम हुई है तब से वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। कौन सा बड़ा नेक काम कर दिया? आप वहाँ के सांसद हैं, अगर आपने कुछ काम किया तो अच्छी बात है, सांसद का काम है अपना काम करना। कोई नया काम हो तो बताइए ना सांसद के अलावा। आप सांसद बनारस के हैं, आपने काम अगर मथुरा में कुछ कर दिया हो तो बताइए, आपने काम गोरखपुर में कुछ कर दिया हो तो बताइए, आपने काम ठीक है गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए इनकी बात। आपने काम कर दिया हो तो बताइए। सांसद होने के नाते जो काम करना चाहिए 7.5 साल में आपने काम किया है, ये भी नहीं है कि 5 साल में काम कर दिया आपने। ठीक, जवाब दीजिए। 5 साल में काम कुछ नहीं किया उन्होंने। गड्ढे आज गड्ढे हैं, बनारस में मैं गया हूँ, देखा हूँ गड्ढे पड़े हुए हैं। अंजना जी आप शांत कराइए, सुने नहीं साथ दाम है। देखिए ये वो मायावती है जो 5 साल तक घर से नहीं निकली। शांत करा लीजिए। अब आप हमारी बात मत तोड़िए, अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए। क्या औरंगजेब वो मायावती है, बजरंग बली अली क्यों आए ये बताइए ना। महंगाई पे बात करिए, आप शांत करा लीजिए तो मैं बताऊंगा। करिए किसी के ऊपर, मैं तो तभी बोलूंगा जब ये शांत होंगे, वरना आप मुझे अकेले ले लीजिए। आप बताएंगे हमारी पार्टी कैसे चलेगी? आप बताएंगे आपकी पार्टी हमारी कैसे चलेगी? आप चिल्लाते रहे अंजना जी, आप डीजल पे बात करिए, बात करिए, आप जो है पेट्रोल पे बात करिए। पार्टी कैसे चलानी है हमारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, जिम्मेदार नहीं है। ठीक है खान साहब, एक ब्रेक के लिए आप रुकना पड़ रहा है। एक ब्रेक के लिए आपने कहा था अब मेरी बारी पूरी नहीं हुई, लेकिन पूरा वक्त ही आपने ले लिया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पठान साहब की बात अधूरी रह गई थी और इसका जवाब गौरव जी दीजिएगा। एक छोटे ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज। तो क्या औरंगजेब, जिन्ना, शिवाजी सबको इसलिए लाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि काम पर भरोसा नहीं है? जो पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में उसी पर हम चर्चा करें। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी आप एक साथ जवाब दीजिएगा। पहले वारिस पठान साहब के पास, औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए, मुगलों को डिफेंड करने के लिए बाय एंड लार्ज वारिस पठान साहब आपके तमाम नेता आतुर रहते हैं, आज भी वही कीजिएगा। नहीं अंजना जी देखिए, बीजेपी को पता है कि वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर फेल हो चुकी है और उनका हारना निश्चय है।
तो अब ये शुरू हो गया अब्बा जान, भाई जान, और अब आ गया औरंगजेब, क्योंकि इनको कुछ मुद्दे तो इनके पास बचे नहीं है। लोग इनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर सवाल किया जा रहा है, हाथरस पे सवाल किया जा रहा है। लखीमपुर का तो आज एसआईटी का रिपोर्ट भी आ गया है जो साफ साफ दर्शाता है कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें टेनी का बेटा ले गया गाड़ी को, थार गाड़ी को, और हमारे बेकसूर किसानों को कुचल दिया, मार दिया। और वही टेनी आज प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। अब प्रधानमंत्री किस तरह मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो भी जरा सुन लिए जी। प्रधानमंत्री ने शपथ ली है संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने और यहाँ पे पोलराइजेशन कर रहे हैं। काशी याद आ गया उनको, गंगा में डुबकियां लगाई जा रही है। अरे 7 साल से गंगा सफा अभियान हुआ था, उसका क्या हुआ किसी को पता था, ठिकाना नहीं है। रात को 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री जा रहे हैं स्टेशन पे और बिल्कुल एक घड़ी के नीचे खड़े हो जाते हैं। 1:03 घड़ी पे लिखा हुआ है, वो हाथ ऐसा करके फोटो निकाल रहे हैं। वहां पे फिर आगे चलते हैं, एक लड़का, इतना प्रधानमंत्री का टाइट वहां पे ये सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें से एक लड़का मासूम बच्चे को 1 बजे उठा के लेके आता है। प्रधानमंत्री उससे बात करते हैं, मुझे यकीन है अगर वो बच्चा सवाल कर लिया होता तो प्रधानमंत्री वहां से भी चले जाते। तो क्या ड्रामाबाजी चल रहा है ये सब, और किसके पैसों पे किया जा रहा है ये? टैक्स पेयर के मनी पे किया जा रहा है ना। तो टैक्स पेयर के मनी के ऊपर अगर प्रधानमंत्री नॉर्मल इंसान की तरह वहां पर जाके पूजा करते, किसी को आपत्ति नहीं आती, मगर संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन, पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां से लाएंगे? ये तो सिर्फ बात रह गई। अब दूसरी बात नंबर 2, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार है, युवा। क्या काशी में जाने से उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उन युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? लाखों लोगों को इतना खर्चा करने से आपने इतना सारा खर्चा तो कर दिया। क्या लखीमपुर के अंदर जो किसान भाई हमारे मार गए, क्या उनकी जाने वापस आ जाएगी? टेली तो आपके साथ में बैठा है। अब दूसरी तरफ समाजवादी भी है, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, ना कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़ूंगा। अंजना जी, राहुल गांधी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते देते यहां तक पहुंच गए, जबकि ये वही राहुल गांधी है जिसके दादा ने हमारी बाबरी मस्जिद में रात के अंधेरे में जाकर मूर्तियां रख दी थी। ये वही राहुल गांधी है जिसके राज में नरसिम्हा राव सरकार में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उनको शर्म नहीं आती, लोगों के सामने आकर बोलते हैं कि देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। अरे ये देश मुसलमानों का भी है, वारिस पठान का भी इस भारत देश पर उतना ही अधिकार है जितना राहुल गांधी का है। मेरे क्रिश्चियन भाइयों का, मेरे बुद्धिस्ट भाइयों का, मेरे दलित भाइयों का, तमाम लोगों का ये देश है। तो किस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का है, फिर क्यों आप मुसलमानों को टोपी पहना रहे हो? कहीं अखिलेश बोल रहे हैं कि लाल टोपी हमारे पास है। अरे लाल टोपी, हरी टोपी छोड़िए, आपने तो इतने बरसों से मुसलमानों को जो टोपी पहनाई है ना, उसका आपको जवाब मिलेगा पूरी तरह। अरे हमको ए टीम से जेड टीम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंजना जी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब आ गए। राम का नाम लेते लेते 2 से इन लोग पहुंच गए थे 350 पर, अब काशी का नाम लेते हुए ये जाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। गौरव भाटिया, ये ड्रामेबाजी, एक्टिंग बाजी छोड़ दो, कुछ कम नहीं। विकास में क्या किया बताइए ना। पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान को छूने चला गया। आपके पास कोई नीति नहीं है कि उसको नीचे लाए। आज लोग वहां पे क्राइम रेट बढ़ गया। नीति आयोग का रिपोर्ट है अंजना जी, जो बताता है कि देश का जो 3 सबसे पुअरेस्ट स्टेट है उसमें बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जवाब जल्दी से लेते हैं। गरीब स्टेट के तरफ जाके 800 करोड़ रुपया लोगों का खर्चा करा रहे हो, और काशी के लिए क्यों पुअर स्टेट है? क्राइम रेट हाईएस्ट है। टैक्स पेयर के पैसे पर आप अपना प्रचार तंत्र चला रहे हैं, असल मुद्दों से चुनावों को भटका रहे हैं औरंगजेब और शिवाजी को लाकर। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर दुबे जी फौरन आऊंगी। सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोलराइजेशन की, कम्युनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास की बात करना बंद करो आप लोग। ये ढोंग और नाटक बंद करो। देश की जनता के कान पक गए आप लोगों के भाषण नाटक देख देख के। पसंद नहीं करते ये शांति कैसा रखेंगे? अरे दिल का बवाल है, बाहर निकल रहा है। गौरव भाटिया, मेरे भारत महान देश की आपने क्या हालत बना दी? ठीक है, ठीक है। पठान साहब, पठान साहब, सिर्फ सवाल पूछना था या जवाब भी सुनना है? सुनिए ना फिर। कैसा बंद करेंगे आवाज? अरे मैं तो खामोशी से बैठा हूँ अंजना जी कब से। मैं तो मेरे टर्न पे बोला था ना। आपकी खामोशी भी गजब की है, बड़ा शोर मचाती है। रुके गौरव भाटिया। देखिए अंजना जी, इनको चुप कराना हो ना तो केवल इनका अतीत याद दिलाना पड़ता है। गणपति बप्पा मोरया, 1 साल के लिए भैया गायब हो जाते हैं, उसके बाद लेकिन वापस नहीं भटकने नहीं दूंगी। टॉपिक पर बनारस पर प्लीज टॉपिक पे ही उत्तर दे रहा हूँ। ठीक, बनारस पर देखिए क्या फर्क है, मैं बताता हूँ। इनके नेता है ओवैसी, उन्होंने कहा था
अंजना जी 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे। मैं चुनौती देता हूं आज तक पे, ओवैसी या आप कोई भी आ जाए और कह के दिखाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ना हटती नहीं है, वो आतंकियों को और जो लोग उपद्रवी होते हैं उनको हटा देती है। दूसरी बात इन्होंने कहा टैक्स पेयर का रुपया, नहीं किसी के बाप से शांत कराइए अंजना जी, शांत किसी के बाप से, अच्छा नहीं लगेगा, जितना अधिकार अरे भाई अच्छा नहीं लगता है, आप अपने परिवार वालों से पूछ लीजिएगा। देखिए प्लीज प्लीज बाकियों को भी बोलना है, थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी मिट्टी पलीत हो जाती है। वापस आइए, गौरव जी को दिखाइए और बहस आगे लिए चलो। आप मोदी से डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, संविधान के ऊपर नहीं है, कानून कायदे के ऊपर नहीं है, उत्तर पठान प्रदेश साहब, की प्लीज। पुलिस भी डराना नहीं है। अंजना जी दूसरी बात इन्होंने कही कि ये देश मुसलमानों का है। डंके की चोट पे यही बात श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मुसलमान वो जो अब्दुल हमीद जैसा हो, जो औरंगजेब जैसा हो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा हो, जो कहे कि हम 10 करोड़ हैं, 110 करोड़ पे भारी है, वो मुसलमान भारतीय नहीं हो सकता है, उसके तार कहीं और जुड़े होंगे। तीसरी बात, टैक्स पेयर का रुपया याद आ रहा है। अंजना जी दशकों तक हज सब्सिडी चली, ये ओवैसी जी यूपीए को समर्थन दे रहे थे, इनके मुंह में दही जमी रही। जब उत्तर प्रदेश ये जो बात करते हैं वहां पे कब्रिस्तान के लिए रुपया दिया जा रहा था तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी। और जितने भी मुसलमानों पे रुपया खर्च करिए तो इनको ठीक लगता था। आज अगर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पुनर्जीवित करा जा रहा है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो इनको दर्द होता है। अब इसके बाद मैं एक बात और बीएसपी पे भी कह दूं, बीएसपी भैया आप तो मायावती ने कहा कि जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। मैं आपको बता दूं 12 जनवरी 2011 नोएडा का पार्क था और ये अखबार में छपा, मायावती ने कहा जल्दी से आओ हम उद्घाटन कर दें वरना जो पत्थर लगा है उसकी कमीशन नहीं आएगी। और इनसे आप जो वादे किए उसका हिसाब अंजना जी कैसे लेंगे? इनका तो मैनिफेस्टो ही नहीं आता है। और ये वो मायावती है जो 5 करोड़ की माला पहनकर अपने गले में, प्लीज शांत हो जाइए, बहुत देर आपने बोला, चुप हो जाइए। नहीं आप चुप हो जाइए, मत करो, चुप, टीवी बैठ के मक्कारी मत करो। नहीं प्लीज, आप सबसे बड़े मक्कार आप हो। हटाइए दोनों को, हटाइए। नहीं हमारे दर्शक डिजर्व नहीं करते ये देखना। प्लीज रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात कहिए। प्लीज भाषा की मर्यादा को रखिए, टॉपिक पे रहिए। गौरव जी अपनी बात एक लाइन में पूरी कीजिए। आ रही हूं दुबे साहब। बेकार की बात है, धन्यवाद। देखिए मायावती तो वो है अंजना जी जो 5 साल से अपने बंगले से नहीं निकलती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो लोग पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी सूरत बदल चुकी होती है। अरे सर बनारस के विकास पर बोलिए ना। माला गले में पहनती है और कहती है मैं दौलत की दलित की बेटी हूं। दौलत की बेटी वैसे वो है। और एक बात कर दूं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, ये है मायावती। आपको लगता है तिलक तराजू और तलवार और बाकी लोग छोड़ेंगे मायावती को जब चुनाव लड़ेगी? उनकी 0 सीटें आई थी, इसीलिए बनारस में बोलने को कुछ नहीं है क्या गौरव जी? और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है कि अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं जाते हैं, किसी नेता पर निजी आरोप लगाकर क्या फायदा? बनारस पर बताइए ना सर, बनारस पर सवाल हो रहा है ना, सवाल विकास पर हो रहा है ना, सवाल महंगाई पर हो रहा है, उस पर बोलने को कुछ नहीं है क्या? इधर उधर की बात करेंगे, टाइम वेस्ट। हाँ तो विकास में सुनिए 10 सेकंड और ले लीजिए, कुछ नहीं है इनके पास। नहीं रुकिए, काशी विश्वनाथ धाम जिसको ये लोग कहते थे अंजना जी, मैं अपनी बात रखूं, काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, एक बार अभय दुबे जी बोले फिर लास्ट में जवाब दीजिएगा। अभय दुबे जी, असंभव को जो संभव कर दे वो मोदी है। मोदी जी है तो मुमकिन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे विकास नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सरयू का राष्ट्रीय परियोजना की अपेक्षा एक बोलने का मौका दिया जाए। पिछली बार भी गौरव भाटिया जी ने इंट्रोड्यूस किया था, आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है गौरव जी, लास्ट में जवाब ले लूंगी, लास्ट में जवाब ले लूंगी। अब अभय जी बोलेंगे सोनिया गांधी क्यों नहीं जाती है, इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं अभय जी। अब सुनिएगा, बीच में टोकिएगा। अंजना जी देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, सत्ता की माला डाल दे
भगवान की माला फेर। प्रधानमंत्री जी कब तक सत्ता के भोग के लिए भगवान को आधार बनाते रहेंगे? अरे मुगलों का नहीं, ये गूगल का जमाना है। आपने कल कहा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, मैं भी अभिभूत था। मैंने कहा मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, चलिए मैं भी गूगल से पूछ लूं। गूगल से पूछा तो लोकसभा में जवाब दिया गया, उसमें बताया गया कि चाइना का जो 2014-15 में $60 बिलियन ये गलत है। किसी के बीच में अभय दुबे जी ने नहीं बोला है। प्रधानमंत्री नहीं गौरव जी मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। गौरव जी, किसी के बीच में अभय दुबे जी ने नहीं बोला है। नहीं सॉरी, हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया और आप कुछ भी बोलने लगे। अब आप देश के लोगों से संकल्प दिलवा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का। प्रधानमंत्री जी एक बार तो कल्पना कीजिए, 70 रुपए का पेट्रोल आपने 100 रुपए के पार कर दिया, 65 रुपए का डीजल आपने 100 रुपए के पार कर दिया, जो खाना बनाने का तेल 90 रुपए का था वो 250 रुपए के पार कर दिया। ठीक है, लास्ट में इसमें जवाब लेंगे। अब गौरव जी रुक जाइए। गौरव जी हटाइए का एक बार हाल ले एक साथ में एक बार अभय दुबे की बारी, अभय दुबे बोले, उन्हीं को देखिए। 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं गौरव जी गलत है। लोगों ने उत्तर प्रदेश, गौरव जी गलत है। में 50% महिलाओं ने फिर चूल्हा जलाना प्रारंभ कर दिया। प्रधानमंत्री जी क्या गलत है बताइए आप। प्रधानमंत्री जी फिर चूल्हा महिलाओं ने जलाना चालू कर दिया। जिस वाराणसी में आप थे, नीति आयोग ने बताया कि आपकी सरकार की नाकामियों की वजह से 26.3% आबादी फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दी गई। प्रधानमंत्री जी एक बार तो आप हिंदुस्तान की जनता पर तरस खाइए, इस महंगाई को घटाइए। मैं विश्वास से कहता हूं अंजना जी, उत्तर प्रदेश की हार मार्ग प्रशस्त करेगी। इन तीनों कृषि के काले कानून जिस प्रकार रद्द हुए, समर्थन मूल्य का कानून भी तभी प्रधानमंत्री जी बनाएंगे जब उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे, क्योंकि इनकी हार के डर के आगे जनहित की जीत हिंदुस्तान को अब दिखाई देने लगी है। जिस प्रकार उपचुनाव की हार के बाद हम लोगों ने देखा कि थोड़े से पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, फिर भी वो पर्याप्त नहीं थे। इन लोगों को शर्म नहीं आई। ये कहते हैं राजस्थान की बात करते हैं या पंजाब की बात करते हैं, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार ने धान खरीदने से मना कर दिया, ये कहकर कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। अरे इसके पहले मॉइस्चर कंटेंट की परमिशन बढ़ाते थे प्रधानमंत्री जी। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, विपक्ष का ये काम है सरकार को हर मुद्दे पर घेरना। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, गांधी परिवार के जो सांसद यूपी से हैं वो क्यों नहीं वहां पर जाकर काया पलट करने की कोशिश करते हैं? रायबरेली पर सवाल से आप क्यों भाग रहे हैं अभय दुबे जी? अंजना जी कहां भागे? इनको जानना चाहिए। भेल की स्थापना हमने कराई रायबलिया अमेठी में, सेल की स्थापना कराई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेल नीर प्लांट की, हाल की मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एरिया, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, एसीसी, हेल्थ में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल का निर्माण हमने कराया। चलिए वक्त खत्म हो गया, बहस कल करेंगे। अब अभी के लिए इतना ही, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, देखते रहिए। आज जिन्ना एपिसोड के बाद अब औरंगजेब की एंट्री हुई है चुनावों में उत्तर प्रदेश के। इसी को लेकर आप चर्चा देख रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव की एक टिप्पणी पर बीजेपी माफी की मांग कर रही है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि मेरा जो मतलब था वो बीजेपी के शासन से था, उसके खात्मे से था, प्रधानमंत्री पर नहीं थी टिप्पणी। देखते रहिए आज तक। बेमिसाल